हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोसन एकेडमी। मैं हूं आपकी बायो एजुकेटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी जो जूलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके मेजर का एक टॉपिक है अर्थवॉर्म। ओके, अगर आप 11th क्लास में हैं तो 11th क्लास में भी ये टॉपिक है। ओके, तो हम अर्थवॉर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बारे में हम पूरा डिटेल में हम स्टडी करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। ओके, ये इस पर क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ओके, तो इसके बारे में हम इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थवॉर्म के अर्थवॉर्म का पूरा क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। उसके बाद में इसका हैबिट एंड हैबिटाट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ पर रहता है। ओके, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बारे में कि यहाँ पर इसका जो बॉडी वॉल, ओके, इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कैसा होता है, इसका बॉडी वॉल कैसा होता है, किससे बना होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका जो पूरा कंप्लीट होता है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे और सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके हार्ट्स कैसे होते हैं, कितने होते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि इसका नर्वस सिस्टम कैसा है। ओके, इसके ब्रेन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब ये ऑक्सीजन का एक्सचेंज किस तरह से करता है। ओके, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और फिर इसके हम देखेंगे इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की हमारी लाइफ में ये किस तरह से इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने देखा होगा कि अर्थवॉर्म जो रहते हैं ना वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देखेंगे कि जो फार्मर्स होते हैं उनके फ्रेंड होते हैं। तो इनको फार्मर्स के फ्रेंड क्यों कहा जाता है? ये इसलिए होते हैं क्योंकि ये हमारे जो सॉइल होती है ना, तो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। ओके, आपने देखा होगा कि ये सॉइल ही इनका फूड होता है। ओके, तो सॉइल के अंदर ही रहते हैं, ये सॉइल को ही खाते हैं। तो उसको क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इतने स्मॉलेस्ट पार्ट में ग्राइंड कर देते हैं ताकि वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। ओके, हमारी क्रॉप के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं ये। तो आइए हम डिस्कस करते हैं अर्थवॉर्म। ओके, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थवॉर्म। तो हम देखेंगे इसका फाइलम। तो ये जो अर्थवॉर्म होता है ना, इसे हम रखते हैं फाइलम एनेलिडा के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे इसका जो क्लास होता है वो होगा ओलिगोकीटा। ओके, नेक्स्ट होता है इसका जीनस। तो जीनस होता है इसका फेरेटीमा और स्पीसीज होती है फेरेटीमा पोस्टुमम। ओके, तो ये इसका हमने क्लासिफिकेशन देखा कि इसकी क्या फाइलम रहेगा, क्लास, ऑर्डर। ओके, इसकी स्पीसीज हमने देखी, इसका जीनस हमने देखा है। नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे कि ये जो होता है ना अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म आपने सभी ने देखा होगा। ओके, तो अर्थवॉर्म जो होता है ना, इसकी पूरी बॉडी बहुत सारे सेगमेंट्स में बटी हुई होती है। ओके, छोटे छोटे से फ्रेगमेंट्स इसके अंदर होते हैं। ओके, सेगमेंट्स आप इन्हें बोलते हैं। अब ये जो होते हैं ना अर्थवॉर्म की अगर आप बात करेंगे कि ये कहाँ पर रहते हैं, तो ये मोइस्ट, जहां पर भी नमी होती है ना वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। जहां पर भी गिल्ली थोड़ी सी नमी वाली जो मिट्टी रहती है, मिट्टी के डेप्थ में रहते हैं ये, लगभग 15 to 20 सेंटीमीटर डेप्थ में रहते हैं ये। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि इसको आप बोलते हैं नॉक्चरल। ओके, मतलब ये क्या होते हैं कि नाइट में एक्टिवेट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या होते हैं, बोरिंग एनिमल होते हैं। मतलब ये क्या होते हैं कि ये बिल बनाकर रहते हैं। ओके, ये ऐसे ही नहीं रहेंगे, जहां पर भी सॉइल के अंदर रहेंगे तो ये अपना एक बिल बनाते हैं और बिल के अंदर रहते हैं। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे कि ये खाते क्या है। तो ये क्या करेंगे, जो भी डिक्लाइन, जो भी फूड होता है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर जो भी रहेंगे, जो डेड मैटर होते हैं सॉइल के अंदर जो भी प्रेजेंट रहते हैं, तो वही इसका फूड होता है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, मतलब ये बाहर से कैसे दिखते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये कैसा होता है, इलोंगेटेड होता है। इलोंगेटेड मतलब लॉन्ग होता है ये। ओके, लॉन्ग बेलनाकार इसकी संरचना होती है, मतलब सिलेंड्रिकल इसका स्ट्रक्चर रहेगा, इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल। और बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे सेगमेंट्स में बटे हुए होते हैं। ये सेगमेंट्स लगभग होते हैं 100 to 120। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि इसकी जो पूरी बॉडी होती है इसको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट होता है प्री क्लाइटेलर, सेकंड होता है क्लाइटेलर और सेकंड लास्ट होगा पोस्ट क्लाइटेलर। ओके, तो इस तरह से हमने क्या करा है, इसकी पूरी बॉडी को हमने डिवाइड कर दिया है। अच्छा, हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो माउथ वाला पोर्शन होता है ना वो कहाँ पर होता है, एंटेरियर साइड में। देखो हम यहाँ पर देखते हैं कि हम इंग्लिश में तो वैसे क्या होते हैं, जो फ्रंट होता है आगे को हम क्या बोलते हैं, फ्रंट बोलते हैं, पीछे को बैक बोलते हैं। लेकिन बायोलॉजी में थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, जो भी चीजें फ्रंट है, आगे है, उसे हम कहते हैं एंटेरियर।
ओके। और जो बैक साइड होती है, जो पीछे होती है, उसे हम यहाँ पर बायोलॉजी में बैक साइड नहीं कहते हैं, इसके अंदर हम कहते हैं पोस्टीरियर। ओके, तो आगे मतलब होता है एंटेरियर और पीछे मतलब होता है पोस्टीरियर। ओके, तो इस तरह से थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी इसके अंदर चेंज हो जाती है। जैसे आपने नेफ्रॉन के अंदर भी आपने पढ़ा था कि वहां पर क्या होता है कि इंग्लिश में हम जो पास की चीजें होती है उसे कहते हैं हम नियर, और दूर की चीजों को हम फार कहते हैं। लेकिन हम बायोलॉजी के अंदर जो पास में जो चीजें होती है उसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल, और जो चीजें जो दूर की चीजें होती है उसे हम कहते हैं डिस्टल। ओके, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्लाइटेलम जो होता है वो क्या होता है, थिक ग्लैंडुलर बैंड होता है। ओके, तो ये कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, यहाँ पर ये आपको इतना वाला रीजन आपको ये दिख रहा है, ये क्या होता है, ये होता है क्लाइटेलम। ओके, ये क्लाइटेलम है जो ये लगभग आपको मिलेगा 14 to 16 सेगमेंट के बीच में। ओके, तो ये यहाँ पर आप देखोगे कि ये इसी के अंदर ही यहाँ पर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। कहाँ पर, क्लाइटेलियम बैंड के अंदर। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर प्रेजेंट होती है सीटी। तो सीटे जो रहता है ना वो क्या होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। मतलब ये जो अर्थवर्म होता है इसके लोकोमोशन में हेल्प करेगा। इसको अगर एक जगह पर है उसे दूसरे जगह पर जाना है तो ये सीटे जो रहते हैं वो उसको लोकोमोशन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ओके, तो इसके अंदर हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो माउथ होता है ना वो कहाँ पर होगा, एंटेरियर साइड पर रहता है। ओके, और फिर इसके अंदर देखेंगे आपके लास्ट में होता है एनस। तो एनस जो रहेगा वो होता है पोस्टीरियर साइड में। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि इसका पूरा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या है, कि बाहर से इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे, अगर इसके बॉडी वॉल के बारे में बात करें तो इसके अंदर यहाँ पर आपको अलग अलग लेयर्स आपको यहाँ पर दिखती है। जैसे फर्स्ट आपको यहाँ पर दिखेगी क्यूटिकल की लेयर होती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्या होता है, एपिडर्मिस होती है, कुछ मसल्स की लेयर होती है, अलग अलग मसल्स होती है। जैसे कुछ आपको वहां पर लॉन्गिट्यूडनल भी दिखेगी। ओके, कुछ वेंट्रल मसल भी दिखती है। तो यहाँ पर और आप देखेंगे यहाँ पर सिलोमिक एपिथेलियल भी यहाँ पर होता है। सिलोम, सिलोम मतलब क्या होता है कि वहां पर खाली कैविटी होती है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो हम देखेंगे तो कुछ सिमिलर होता है ह्यूमन के जैसा। ओके, तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पर क्या रहेगा, इसका माउथ होता है। माउथ के अंदर जो कैविटी होती है उसे हम कहते हैं बकल कैविटी, या फिर आप उसे कह सकते हैं ओरल कैविटी। तो इसमें अर्थवर्म में तो यहाँ पर टीथ नहीं होते। ओके, जैसे अगर हम हमारे माउथ की बात करें तो यहाँ पर क्या होते हैं, टीथ होते हैं जो क्या करते हैं, चिविंग में हेल्प करते हैं, ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ओके, लेकिन यहाँ पर कोई टीथ नहीं होते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट बकल कैविटी के बाद में क्या होगा, फेरिंग्स होता है। ओके, फेरिंग्स के बाद में फेरिंग्स जो रहता है ये ओपन हो जाता है एक लॉन्ग ट्यूब में, जिसे हम कहते हैं इसोफेगस। सेम हमारे जैसे ही है। ओके, इसोफेगस जो रहता है ना ये ओपन होता है गिजार्ड के अंदर। तो ये जो गिजार्ड होता है ना इसमें छोटे छोटे से टीथ जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। वही टीथ जो होते हैं, जो ग्राइज जो यहाँ पर आपको दिखेगा गिजार्ड, तो ये जो गिजार्ड होता है ना ये क्या करता है, ग्राइंडिंग ऑफ फूड। जो ये यहाँ पर जो भी फूड खा रहा है, जो भी सॉइल के पार्टिकल्स अगर हैं तो सॉइल के पार्टिकल्स को बहुत ज्यादा ग्राइंड करने का काम करता है। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या क्या चीजें देखी। सबसे फर्स्ट क्या है, माउथ है, इसके अंदर माउथ ओपन होता है एक बकल कैविटी के अंदर, या फिर आप इसे ओरल कैविटी भी कह सकते हैं। बकल कैविटी ओपन होता है फेरिंग्स के अंदर, फेरिंग्स से फूड जाता है इसोफेगस, और इसोफेगस से गिजार्ड के अंदर। और जो गिजार्ड होता है ये क्या करता है, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, फूड को छोटे छोटे से पार्ट्स में क्या कर देगा, ये डिवाइड कर देगा। नेक्स्ट आप इसके अंदर देखेंगे इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन जो रहता है ना इसके अंदर यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डायग्राम में कि ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है तो इसे आप कहते हैं टाइफ्लोसोल। ओके, तो टाइफ्लोसोल जो होता है ना ये क्या काम करेगा, तो ये एब्जॉर्प्शन का काम करता है। ओके, इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट रहेगा और जो भी फूड पार्टिकल रहते हैं तो इसको एब्जॉर्ब करेगा, या फिर इसके अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल अगर बॉडी के अंदर कहीं पर भी है तो उसे एब्जॉर्ब करके इंटेस्टाइन में ले आता है। ओके, तो यहाँ पर इसका क्या काम रहेगा कि ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। ओके, और लास्ट में यहाँ पर ओपन हो जाता है ये एनस में, जहां से वेस्ट मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि इसके अंदर कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की। ओके, अब ये छोटा सा तो अर्थवर्म है,
लेकिन इसके अंदर देखो कितने सारे ऑर्गन्स है, इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपको पूरा दिख रहा है कंप्लीटली, ओके, इंटेस्टाइन भी है इसके अंदर। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे कि इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में इसमें ब्लड भी होता है, इसमें हार्ट भी होता है, ओके। फिर आप देखेंगे कि इसके नर्वस सिस्टम भी इसका देखेंगे, आप एक्सक्रीटरी सिस्टम भी देखेंगे, मतलब कितने छोटे से अर्थवर्म के अंदर कितने सारे पार्ट्स, कितने सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है। तो हम देखते हैं यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना कि जो अर्थवर्म होता है इसका सर्कुलेटरी सिस्टम एक क्लोज टाइप का होता है, जैसे हमारा ह्यूमन का भी जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये क्लोज टाइप का होता है। क्लोज टाइप और ओपन टाइप का मतलब क्या होता है, अगर आप क्लोज टाइप का देखेंगे ना सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इसके अंदर इसका मतलब होता है कि जो ब्लड का फ्लो होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर होता है, ओके, डायरेक्ट पूरी बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो नहीं होता है, ओके। तो यहाँ पर जो होता है ये आपको कैसा दिखेगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम दिखता है, इसका जो ब्लड रहेगा ये रेड कलर का होता है। इसकी आरबीसी में, हमारी बॉडी के अंदर तो क्या होता है कि हमारी आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अब इसमें अर्थवर्म में भी हीमोग्लोबिन तो प्रेजेंट है, लेकिन वो डायरेक्ट प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होता है, ओके, इसीलिए इसका कलर कैसा रहेगा, रेड कलर होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लड इज रेड ड्यू टू हीमोग्लोबिन डिसॉल्व इन प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व रहेगा हीमोग्लोबिन, ओके। नोट इनसाइड आरबीसी लाइक इन ह्यूमन, ह्यूमन की तरह आरबीसी के अंदर नहीं होता है, ओके। नेक्स्ट आप बात करेंगे कि इसके अंदर वेसल्स, वेसल्स कौन कौन सी होती है, तो यहाँ पर होगी डोर्सल, वेंट्रल और लैटरल, ओके। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी बॉडी कुछ इस तरीके से रहती है, लेकिन आप अर्थवर्म में देखेंगे कि अर्थवर्म की बॉडी ऐसी रहती है। तो यहाँ पर जो ऊपर वाली जो सरफेस होती है ना, जो अपर सरफेस होती है, इसे हम कहते हैं डॉर्सल सरफेस, और नीचे वाली होती है वेंट्रल सरफेस, ओके। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं डॉर्सल और वेंट्रल, और इधर साइड वाली होती है लैटरल, ओके। तो यहाँ पर हम बात करेंगे डॉर्सल ब्लड वेसल्स की, तो डॉर्सल जो ब्लड वेसल्स रहेगी वो कहाँ पर रहेगी, डॉर्सल साइड पर रहेगी, ओके। और यहाँ से ये क्या करती है, जितना भी ब्लड रहता है ना, तो ब्लड को कहाँ पर लेकर जाएगी, वेंट्रल साइड में, यहाँ से ऊपर से कलेक्ट करेगी ब्लड को, और फिर कहाँ तक पहुंचाती थी है, ये वेंट्रल सरफेस पर, ओके। तो इस तरीके से इसका ब्लड का सर्कुलेशन होता है कि यहाँ पर ये क्या करती है, कैरी ब्लड, ब्लड को ये कहाँ से कैरी करती है, पोस्टीरियर टू एंटेरियर, पोस्टीरियर मतलब पीछे से, तो आगे की तरफ ये क्या करती है, उसको ब्लड का सप्लाई करवाएगी, ओके। और ये क्या होती है, एक कलेक्टिंग वेसल होती है, मतलब ये ब्लड को कलेक्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करेंगे वेंट्रल ब्लड वेसल्स की, तो वेंट्रल ब्लड वेसल जो होती है तो वो कैसी रहेगी, वेंट्रली होगी, ओके, नीचे के साइड में वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ये क्या करती है कि ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन कर देती है, ओके। और यहाँ पर आप देखेंगे कि वेंट्रल साइड से नीचे से ऊपर की तरफ ये ब्लड का सप्लाई करती है, ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कैरी ब्लड फ्रॉम एंटेरियर टू पोस्टीरियर, ओके। तो ये ब्लड को आगे से तो पीछे की तरफ ले जाके, ओके। तो यहाँ पर आपने पहले क्या देखा था कि जो डॉर्सल वेसल है वो क्या कर रही है कि पीछे से आगे की तरफ ब्लड को कलेक्ट करके ला रही है, फिर वहां पर आगे की साइड में, वहां पर एंटेरियर साइड में वहां पर हार्ट प्रेजेंट होता है, तो वहां से जो होता है ब्लड वहां पर क्या हो रहा है, वापस से पंप होगा, तो वो किसके थ्रू होगा, वहां पर वेंट्रल वेसल के थ्रू। तो ये यहाँ पर क्या होता है, एंटीरियर साइड से पोस्टीरियर साइड पर ब्लड का फ्लो होगा, ओके। और ये क्या होती है, जो वेंट्रल वेसल रहेगी ये कैसी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल होती है, मतलब ये पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ओके। नेक्स्ट आप देखेंगे लेटरल वेसल, तो लेटरल वेसल जो होती है दोनों वेसल को कनेक्ट करके रखती है, डॉर्सल वेसल और वेंट्रल डॉर्सल, ओके, दोनों को ये क्या करती है, कनेक्ट करके रखती है और सर्कुलेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, ओके। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका हार्ट कैसा होता है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसके हार्ट की, तो इसके हार्ट टोटल होते हैं 4 पेयर, मतलब टोटल होंगे 8, ओके। 8 इसके अंदर हार्ट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो वो कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं, 7 to 10, ओके, 7 से 10 सेगमेंट के अंदर इसका हार्ट प्रेजेंट होता है, ओके। नेक्स्ट आप देखेंगे कि इसका एक और नाम होता है एओर्टिक आर्क, ओके, हार्ट को ही हम क्या कहते हैं, एओर्टिक आर्क भी कहते हैं, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये क्या करता है, ब्लड को कहां से कैसे पंप करेगा, डॉर्सल टू वेंट्रल वेसल की तरफ पंप करता है, ओके। अगर हम इसकी बात करें कि इसके ब्लड की कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है, तो यहाँ पर ये इसकी जो ब्लड ग्लैंड्स होती है वो प्रेजेंट रहेगी 4, 5, 6,
सेगमेंट के अंदर। ओके, नेक्स्ट ये यहाँ पर आप देखेंगे कि यही जो सेगमेंट्स होते हैं, यहीं पर ही ब्लड जो सेल्स होती है, जो ब्लड कैपिल जो कार्पोसेल्स होती है, तो उसका प्रोडक्शन होता है, ब्लड यहाँ पर ही बनता है। ओके, 4, 5, 6 सेगमेंट के अंदर। नेक्स्ट आप देखेंगे ब्लड। तो ब्लड जो रहता है वो उसके अंदर क्या-क्या चीजें रहती है, तो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि इसके अंदर प्लाज्मा होगा, हीमोग्लोबिन होता है। ओके, और इसके अंदर कुछ अमीबॉइड सेल्स होती है। मतलब अमीबॉइड सेल मतलब इसका कोई शेप फिक्स नहीं होता है। ओके, तो इस तरीके से आप देखेंगे प्लाज्मा है, हीमोग्लोबिन है, और क्या होती है, कुछ अमीबॉइड सेल होती है जिसका कोई शेप फिक्स नहीं होता है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ब्लड। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो रहता है वो ब्लड के थ्रू ही तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पूरे बॉडी के अंदर सप्लाई हो पाता है ऑक्सीजन का। ओके, इसके अलावा हमारे इसकी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या फिर वेस्ट मटेरियल होते हैं, तो उसका भी क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का भी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होगा, और साथ में रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। ओके, तो यहाँ से वेस्ट मटेरियल रिमूव भी होता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर ब्लड के अंदर ये चीजें प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम इसकी बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन की। तो इसके रिप्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीजें होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से रहेंगे, किस तरीके से इसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। तो हम इसके अंदर देखेंगे कि ये जो फेरेटिमा पोस्ट्रोमन जो यहाँ पर अर्थवर्म है, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ये जो अर्थवर्म होते हैं ये बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है कि एक जो अर्थवर्म रहेगा उसी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और साथ में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए आप इसे कहते हैं बाइसेक्सुअल। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बाइसेक्सुअल होने के कारण ही आप इसे कहते हैं हर्मेफ्रोडिटा। ओके, इसे आप बोल सकते हैं बायसेक्सुअल। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। हर्माफ्रोडिटा का मतलब होता है कि यहाँ पर इंडिविजुअल, एक ही यहाँ पर जो अर्थवर्म है उसके अंदर बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं। ओके, इसी कारण से इसके अंदर होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ओके, तो इसकी बॉडी के अंदर अर्थवर्म में हम देखेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है। ओके, हम यहाँ पर अगर टाइप की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर। ओके, और यहाँ पर ये कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है। ओके, हर्मेफ्रोडिटा होता है, और इसके अंदर क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। इसके अंदर जो लार्वा नहीं बनता है। ओके, इसके अंदर लार्वल स्टेज नहीं होती है। जैसे अगर आप बात करेंगे फ्रॉग की, तो फ्रॉग के अंदर पहले एक लार्वा बनता है, फिर वो धीरे धीरे डेवलप होता है एडल्ट फ्रॉग में। लेकिन इसके अंदर यहाँ पर क्या होता है कि जो अर्थवर्म रहेगा ये डायरेक्ट यहाँ पर इसका डेवलपमेंट होता है। ओके, तो यहाँ पर डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, कोई इसके अंदर लार्वल स्टेज नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी हम देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे हम ह्यूमन से भी कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो ह्यूमन के अंदर भी जिस तरीके से यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहते हैं, सेम वैसे ही इसके अंदर भी होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे टेस्टिस। तो टेस्टिस जो होता है ना, वो यहाँ पर प्रेजेंट रहता है 2 पेयर। ओके, 2 पेयर इसके अंदर यहाँ पर टेस्टिस प्रेजेंट होती है, जो प्रोडक्शन करती है गैमेट्स का। ओके, स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होती है, तो ये प्रेजेंट रहेगी टेस्टिस 10 और 11 सेगमेंट के अंदर। ओके, ये जो टेस्टिस होती है ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में सिचुएटेड होती है, जिसे हम कहते हैं टेस्टिस सैक। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके अंदर कुछ सेमिनल वेसिकल होती है जो गैमेट्स को, स्पर्म को स्टोर करके रखती है। ओके, फिर नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर वासा डिफरेंशिया होता है, जो ब्लड ये जो स्पर्म होता है उसको कैरी करता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर होती है प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, सेम जैसा ह्यूमन के अंदर भी होती है। ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड वैसे इसके अंदर भी प्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आपकी यहाँ पर प्रेजेंट होता है मेल जेनाटल पोर। ओके, तो मेल जेनाटल पोर जो रहेगा वो अर्थवर्म में प्रेजेंट होता है 18 नंबर के सेगमेंट के अंदर। ओके, जहां से स्पर्म रिलीज होगा। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके अंदर ह्यूमन की तरह ही यहाँ पर क्या होती है, ओवरीज होती है, ओविडक्ट होती है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ओवरीज यहाँ पर होगी 1 पेयर।
ओके, कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होती है, तो 13 नंबर के सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। ये चीजें आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि कौन से ऑर्गन कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट है। ओके, तो ये जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में अगर आप देखेंगे ओवरीज की बात करेंगे तो ओवरी जो रहेगी वो 13 नंबर के सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे कि इसके अंदर ओविडक्ट भी होती है। ओवरी क्या करती है, ओवम को रिलीज करेगी और ओविडक्ट जो रहता है उसके अंदर फिमरी होती है, वो क्या करती है, ओवम को कैप्चर कर लेती है और फिर वो ओवम कहाँ पर चला जाता है, ओविडक्ट में चला जाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे फीमेल जेनेटल पोर होता है जो प्रेजेंट होता है होगा 14 नंबर के सेगमेंट के अंदर। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे कि स्पर्मेथिका होता है। अब ये स्पर्मेथिका क्या होता है, स्पर्मेथिका जो होता है अर्थवर्म में आप देखेंगे 6 to 9 सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है, जो दूसरे अर्थवर्म से स्पर्म को कैरी करता है और स्टोर करके रखता है स्पर्मेथिका के अंदर। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सेगमेंट 6 to 9 स्टोर स्पर्म ऑफ अदर वर्म। ओके, दूसरा जो अर्थवर्म रहेगा उसके स्पर्म को स्टोर करके रखता है स्पर्मेथिका के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कुछ एसेसरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, जिसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी क्लाइटेलम की। तो क्लाइटेलम जो रहता है वो क्या होता है, ग्लैंडुलर ब्लेंड होता है। ओके, अब ये कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, तो ये प्रेजेंट होता है सेगमेंट नंबर 14 to 16 के अंदर। ओके, 14 से 16 जो सेगमेंट तक यहाँ पर प्रेजेंट होता है ग्लैंडुलर बैंड, जिसे हम कहते हैं क्लाइटेलम। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या करता है, जब कॉपुलेशन होता है तो उस टाइम पर म्यूकस रिंग का सिक्रेशन करेगा। ओके, कॉपुलेशन मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जब दोनों जो अर्थवर्म रहते हैं वो क्या करते हैं कि अपने गैमेट्स को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो उस प्रोसेस को आप कहते हैं कॉपुलेशन। तो उस टाइम पर ये क्या करेगा, अर्थवर्म जो रहता है वो वहां से क्या करेगा, म्यूकस का सिक्रेशन करता है। म्यूकस जो रहता है एक चिपचिपा पदार्थ होता है। ओके, नेक्स्ट आप इसके अंदर देखेंगे कि यही क्लाइटेलम जो रहता है वो क्या करेगा, कोकून्स भी बनाता है। ओके, ये जो कोकून्स होते हैं ना, यही आगे डेवलप होकर बना देते हैं अर्थवर्म। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे कि कॉपुलेशन होता क्या है। तो आपने स्टार्टिंग में यहाँ पर देखा था कि जो अर्थवर्म होते हैं ये नाइट में एक्टिवेट होते हैं। ओके, तो नाइट में यहाँ पर क्या करते हैं, और वो भी बारिश के टाइम पर ये क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। और जो कॉपुलेशन की प्रोसेस होती है ये रेनी सीजन में ही करते हैं और नाइट में। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर दो अर्थवर्म जो रहते हैं वो वेंट्रली क्लोज आएंगे और फिर अपने जो स्पर्म्स रहते हैं उसको एक्सचेंज कर लेते हैं। ये जो स्पर्म रहेंगे वो स्पर्मेथिका के अंदर स्टोर हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर स्पर्मेथिका, स्पर्म स्टोर इन स्पर्मेथिका। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होगा और फिर कोकून का जो है फॉर्मेशन कैसे होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है स्पर्मेथिका के अंदर आपने देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो स्पर्म है वो स्टोर हो गए। ओके, अभी यहाँ से आपने ये पूरा प्रोसेस आपने आगे भी देखी थी, क्लाइटेलम सीक्रेट म्यूकस रिंग। ओके, क्लाइटेलम जो रहेगा वो क्या करता है, कॉपुलेशन के टाइम पर वो क्या करता है, म्यूकस की रिंग जो है सीक्रेट करता है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि ये जो रिंग रहती है मूव करेगी फॉरवर्ड। ओके, और फिर इसके अंदर जो एग होता है, जो फीमेल गैमेट होता है, और स्पर्म जो रहता है वो वहां पर एंटर करेगा और फर्टिलाइजेशन हो जाता है कोकून के अंदर। ओके, और कोकून के अंदर ही वहां पर फर्टिलाइजेशन होकर वहां पर यही क्या कर देता है, एक अर्थवर्म का डेवलपमेंट कर देगा। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, कोई भी यहाँ पर जो है लार्वल स्टेज नहीं आती है। ओके, डायरेक्ट यहाँ पर क्या होता है, यंग अर्थवर्म बनेगा। ओके, कहाँ से बनता है, तो कोकून से बनता है। ओके, नेक्स्ट आप इसके अंदर यहाँ पर देखेंगे कि इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है, मतलब ये अपने गैस का एक्सचेंज कैसे करेगा, ऑक्सीजन को कैसे इनहेल करेगा और कैसे एक्सेल करता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके लिए यहाँ पर कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं होते हैं, ये डायरेक्टली क्या करता है, अपनी स्किन के थ्रू गैसेस ऑफ एक्सचेंज करता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ओके, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रोसेस का, किसी भी मॉलिक्यूल का, भले वो गैसेस हो तो उसका हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन पार्टिकल्स का मूव करना। ओके, तो सपोज यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बॉडी के अंदर वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है एटमॉस्फेयर के कंपेयर में, तो बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ डिफ्यूज हो जाती है और
और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ज्यादा है बॉडी के कंपेयर में, तो ऑक्सीजन जो रहती है वो एटमॉस्फेयर से बॉडी के अंदर डिफ्यूज हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर स्किन से ही यहाँ पर रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो जाती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ओके, इसके लिए स्पेशल कोई भी यहाँ पर ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक्सक्रीशन जो होता है वो होता है नेफ्रेडिया के थ्रू। हमारी बॉडी में आपने देखा था कि हमारे नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं हमारी किडनी के अंदर, वैसे इसके अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होता है नेफ्रेडिया। ओके, नेफ्रेडिया जो रहता है वही क्या करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ओके, तो ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे सेप्टल हो सकता है, इंटेग्यूमेंट्री होता है और फेरेंशियल होता है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर आपने देखे नेफ्रेडिया 3 टाइप के होते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे इसका नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो रहता है वो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो ब्रेन होता है, ब्रेन प्रेजेंट होता है एंटीरियर रीजन में, मतलब आगे की साइड में रहेगा इसका ब्रेन। ओके, यहाँ से आप देखेंगे कि इसके अंदर यहाँ पर नर्व रिंग होती है, फेरिंग्स जो होता है ना, फेरिंग्स के अराउंड यहाँ पर नर्व रिंग होती है। ओके, नर्व रिंग होती है और ये यहाँ पर आप देखेंगे वेंट्रल नर्व जो रहती है वो कॉर्ड बनाती है, जिसे आप बोलते हैं गैंग्लियन। तो इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग गैंग्लियन यहाँ पर पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पर बात करेंगे इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, कि हमारी लाइफ में किस तरह से इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये क्या करता है, हमारी सॉइल को फर्टिलिटी बढ़ाता है, इंक्रीज कर देता है। ओके, और ये क्या करता है, यहाँ पर वर्मी कंपोस्टिंग करता है, और हमारे अगर कोई भी हम रिसर्च करते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है। ओके, तो इसके अंदर हमने पूरा कंप्लीट यहाँ पर अर्थवॉर्म के बारे में डिस्कस किया है कि इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और ये किस तरीके से वर्क करते हैं। ओके, अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।